मार्गदर्शन करने आ रहे हैं, वो जो आत्मनिर्भर भारत मोदी जी बोलते हैं कि अपन जो चेंज करने वाले हैं, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $9 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो इकोनॉमी सिर्फ बात से होगी नहीं। आज माहेश्वरी समाज का हिस्सा, मारवाड़ी समाज का हिस्सा अगर अपन पकड़ेंगे व्यापार में 5% है, लेकिन जब इकोनॉमी बढ़ेगी 5 ट्रिलियन होगी, 10 ट्रिलियन होगी, 15 ट्रिलियन होगी, जब ये अपना हिस्सा 5% रहेगा क्या? आप सबको क्या लगता है, रहेगा 5%? बढ़ेगा। बरकरार रखने के लिए अपने समाज को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने युवा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए जो आत्मनिर्भर सरकार की जो योजनाएं आ रही है, उसमें सभी कार्य समिति सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा, तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, कल के कार्यक्रम में आप वहाँ पे सम्मिलित हों और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। पुनश्च नासिक टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना। और अभी काफ़ी समय से शरद भैया से कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में हूँ, और राजकुमार भैया से जब मैंने लास्ट टर्म में जब महाराष्ट्र प्रदेश ने युवा गोवा लिया था, तो भैया उस वक्त अखिल भारतीय युवा संगठन के अध्यक्ष थे और उन्होंने वहाँ पे आके बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमें दिया था। तो इसी तरीके से आप सब वरिष्ठों से हम सीखते रहते हैं, और मैंने एक बात बांध के सीखी है और सब आप सबों से आपके सामने साझा करना चाहूँगा। प्रदेश युवा संगठन में हम जब काम करते हैं तो हम किस तरीके से काम करने का यहाँ पे मानस रखते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन एक श्रृंखलाबद्ध प्रदेश है, इसमें हमारे 23 जिला हैं, और आपको बताते हुए अति हर्ष होता है 29,500 परिवार है हमारे जिला में, 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। इतने बड़े हमारे पास जिला है, और बहुत ही श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लोग इस संस्था को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष शरद भैया हैं, इन्होंने इतना सहयोग दिया है। हमारे राहुल भैया हैं जो पूर्व सचिव रह चुके हैं, रवि भैया यहाँ पे मौजूद है, गोविंद भैया यहाँ पे है। इन लोगों ने बहुत सुंदर कार्य किया, और उसी कार्य शैली को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के प्यार के साथ में ये संगठन आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश में 29,000 जैसे आपको बताया 500 परिवार है। सभा के साथ में, सभा के नेतृत्व में बहुत सुंदर कार्य करने की हम कोशिश करते रहते हैं हमेशा। मैंने एक बात सीखी, जैसे अपन कहते हैं भगवान राम, अपन ने नारा लगाया जय श्री राम, लेकिन राम एक नहीं थे। राम गौरव का विषय की महासभा में भी राष्ट्रीय युवा संगठन के माध्यम से हमारे ही दोनों बड़े भाई साहब, जिनकी आज गौरव में उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है, ऐसे आदरणीय आज के कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के अतिथि आदरणीय राजकुमार जी कालिया, अर्थ मंत्री अखिल भारतवर्ष माहेश्वरी महासभा आदरणीय प्रवीण जी सोमानी, संगठन मंत्री अखिल भारतवर्ष माहेश्वरी महासभा, मंचासीन मेरे, मैं कह सकता हूँ मामा जी लगते हैं, आदरणीय अशोक जी बंग, निवर्तमान उपाध्यक्ष दक्षिणांचल महासभा के आदरणीय महाराष्ट्र प्रदेश सभा के अध्यक्ष मधुसूदन जी गांधी साहब, साथ ही साथ प्रमुखता से आज जिन्होंने हमको एक अच्छा समय देके अपने आगे उद्बोधन से हमको प्रेरित प्रोत्साहित करेंगे, आदरणीय हेमंत जी राठी साहब, और विशेष रूप से हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के युवा साथी जो इस कार्यक्रम के आज स्वागत अध्यक्ष हैं, भाई पवन जी हमारे नासिक के ही हैं, पवन जी बुधड़ा, और एक विशेष कार्यकर्ता हमें जिनका मुझे बहुत मार्गदर्शन हर प्रकार में मिला, और आज भी मेरे साथ में राष्ट्रीय युवा संगठन के माध्यम से महासभा के हम सबके कार्यकारी मंडल सदस्य, हम सबके युवा संगठन के प्रमुख रूप से हमारे मार्गदर्शक आदरणीय राहुल जी बाहेती। तो मैं चाहूँगा प्रमुखता से फिर से एक बार इन सभी कड़ियों के लिए बहुत बार अच्छे से बधाई। भाई विनीत जी बोलने में आप बहुत अच्छे हैं, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपको वैसे ही मिले हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है जहाँ राम सेना है तो पूरी अपनी सेना को लेके कहाँ जाना है। तो आपके प्रदेश में पूरी राम सेना विराजमान है, आपने बताया है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आभास है जब रामधुन चल रही है तो कहाँ जाके आशीर्वाद लेना है। और आपने इस हौसले से हम सबका अपना बोल सकते कि सहकार्य में राष्ट्रीय युवा संगठन इस पावन भूमि नासिक से अपना आशीर्वाद प्राप्त करके हम समस्त युवा संगठन के राष्ट्र के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में युवा संगठन की भावनाओं के साथ साथ महासभा की भावनाओं के साथ साथ जितने भी हमारे कार्य, जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स अपने रूप से एजेंडा के अंतर्गत हमने आज लिए हैं, उसमें अपने अपने माध्यम से यथाशक्ति अपने अपने क्षेत्र से उसे क्रियान्वित करने के लिए हम सब संकल्पित हैं। नासिक, जैसा कि भाई विनीत जी ने, आशीष जी ने हम सबको परिचय दिया है, एक कड़ी में और जोड़ना चाहता हूँ कि नासिक की बहुत बड़ी विशेषता है कि पिछले सत्र की महाराष्ट्र प्रदेश की अंतिम बैठक नासिक में हुई, उसके बाद में राष्ट्रीय महिला संगठन की कार्यकारी मंडल बैठक नासिक में हुई, उसके बाद में अभी अपने भी इसी श्रृंखलाबद्ध में अपने भी हम नासिक में उपस्थित हैं, और हमको अपना उन्होंने जो तप किया उसकी शुरुआत भी उन्होंने नासिक से ही करी। एक बार नासिक नमन करते हुए कि कैसा यहाँ का तप है,
और आज इसी एक क्षेत्र के लिए हम सब यहाँ पे जुड़े हैं कि आज इसी क्षेत्र से हम सब एक अच्छे बड़े संकल्प के साथ में, जैसे मोदी जी ने शुरुआत करी, युवा महोत्सव युवा दिवस की शुरुआत भी मोदी जी ने नासिक से करी। ये तो हमारा कह सकते हैं कि थोड़ा भाग्य की रेखा में कमती पड़ गई, नहीं तो विनीत जी का पूरा प्रयास था, आज अमित जी शाह भी मीटिंग में रह सकते थे। तो थोड़ा सा हमारी भाग्य की रेखा, मेरे को लगता है कि अब आगे आने वाले समय तुम्हें दबाएंगे तब फिर से एक आमंत्रण मिलेगा। तो बहुत अच्छे क्रम के साथ हम सब उपस्थित है। मंचा सिंह सभी अतिथियों को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अल्प समय में हमने नासिक और महाराष्ट्र का निर्णय लिया। और क्यों ये निर्णय लिया और किसी कारण से हम क्यों आज युवा साथी नासिक महाराष्ट्र में, क्यों कैसे महासभा में, युवा में, महिला में इस तरीके से सभा के पदाधिकारियों के माध्यम से कार्य को किया जा रहा है। हमारा भी एक संकल्प था कि हम किसी बड़े प्रदेश में इस आयोजन के साथ में आगे बढ़े। किसी बड़े प्रदेश में किस तरीके से कार्य होता है, हमारे छोटे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जरूर ये लगता है कि भाई हम 40 ही परिवार रहते हैं, हम 100 ही परिवार है हमारे शहर में, हम पूरा कह सकते हैं कि 1000 परिवार भी हमारे कई प्रदेशों में नहीं, लगभग 8 से 10 प्रदेश ऐसे हैं कि 1500 परिवार के नीचे हैं। हम उनको बड़े परिवारों के साथ में, आप सबके साथ में जोड़ने का मेरा मनोभाव था कि आप सबके बीच में उन्हें यह एहसास हो कि भाई बड़े रूप से जिस तरीके से कार्य पद्धति के माध्यम से हर युवा को साथ में जोड़कर संगठन को आगे बढ़ाया जाता है। एक अवसर पर जिन युवाओं ने, अमर बलिदानियों ने, भाई श्रद्धेय स्वर्गीय रामजी कोठारी, शरद जी कोठारी एवं अविनाश जी माहेश्वरी, हम सबको प्रतीत है कि राम मंदिर का लोकार्पण और ये भव्य दिवस, और हम सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि अपने युवा उम्र के बीच में ये महोत्सव के रूप में आया और बड़े आनंदित क्षणों के साथ में हमने परिवार के साथ, संगठन के साथ और अपने अपने माध्यम से जो भी नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने संचालित करके इस दिवस को ऐसे युवा बलिदानियों को समर्पित करते हुए। फीस का इतना खौफ जमा रखा था, लेकिन भाई राजकुमार जी आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि सबसे बड़ा प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश है, सबसे ज़्यादा सदस्य महाराष्ट्र प्रदेश से है, और आपके जो स्टिपुलेटेड टाइम था उस टाइम के अंदर संपूर्ण 100% हमने अपनी सत्र फीस जमा कर दी। इसके लिए आपके सामने खड़ा रहने का साहस मुझे भाई राजकुमार जी कालिया हमारे अर्थ मंत्री और आज की इस कार्य समिति बैठक के उद्घाटक। दूसरे हमारे, वैसे तो दोनों भी मेरे छोटे भाई हैं लेकिन पद से बड़े हैं तो मैं मार्गदर्शक ही कहूँगा, संगठन मंत्री जी भाई प्रवीण जी, जो हर महीने में कुछ न कुछ भेजकर हमको डराते रहते हैं, अब ये भेजा वो भेजा, वैसा लिखो अब वैसा लिखो, लेकिन एक सक्रियता का प्रमाण देने वाले हैं। और खुशी है कि हमारे साथ आप लोगों के साथ उतनी सक्रियता से और हमारे साथ में उतनी सक्रियता से जोड़कर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे समाज गौरव उद्योजकता की दिशा में एक बड़ा नाम करने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय हेमंत जी राठी और हमारे मार्गदर्शक अखिल भारत तुलसी माहेश्वरी महासभा के पूर्व उपसभापति आदरणीय अशोक जी बंग, और इन सब के साथ आज जिनके नेतृत्व में हम सब यहाँ उपस्थित हैं, अखिल भारत तुलसी माहेश्वरी महासंगठन के युवा ऊर्जावान अध्यक्ष भाई शरद जी सोनी, आप सभी को मैं महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा की ओर से विनम्र अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। इसी दौर के कार्यक्रम लेकर चल रही है। केवल चंद शब्दों में मैं बता दूं कि हमने इस सत्र में केवल 2 ही क्षेत्रों को फोकस किया है, वो क्षेत्र है शिक्षा और उद्योग। और इस शिक्षा और उद्योग में सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी है तो आज के दिन मुझे लगता है युवाओं की है। सर जी बताना चाहूँगा कि 1 मई 2023 को मैं अध्यक्ष बना और 31 दिसंबर, जैसे आप हमेशा बोलते भी हो मेरे को, 31 दिसंबर तक जब मैंने अपना रिपोर्ट महाराष्ट्र प्रदेश का पेश किया तो 30 प्रकल्प मेरे पूरे हो चुके थे। और इस 30 प्रकल्प में मुझे ये आपको बताते हुए आश्वस्त करता हूँ कि 30 में 20 प्रकल्प में महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन पूर्णतया मेरे साथ था, हम दोनों ने मिलकर आगे भी महाराष्ट्र प्रदेश की जो भी नए नए आयाम आते रहेंगे, इस सारे आयामों में भाई विनीत और उसका पूरी टीम उसकी मेरे साथ में है। और विनीत इसलिए खुश है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, केवल मुझे इनका शर्ट पकड़ना है और आगे बढ़ना है। लेकिन
विनीत जी के बारे में बता दूं कि एक बहुत ही कुशल संगठक है, अच्छा नेतृत्व है, कार्यकर्ता है और जिन जिन जिम्मेदारियों को मैं इनके कंधे पे डालता हूँ बिल्कुल आश्वस्त रहता हूँ कि ये जिम्मेदारी पूर्णतया होगी और वो कार्यक्रम सफल होगा। साथियों, सामाजिक संक्रमण काल से गुजर रहा है और हम लोगों की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पहली बात तो व्यावसायिकता का दौर है और व्यावसायिकता के दौर में कहता है कि माहेश्वरियों के खून में व्यावसायिकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो माहौल हमको दिख रहा है उस माहौल में हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला ये समाज आज एम्प्लॉयमेंट सीकर बन के रह रहा है। अगर यही माहौल चलता रहा तो आगे हमारी जो ग्लोरी है एम्प्लॉयमेंट देने वाला समाज वो कहीं खो न जाए। इस पर हम सारे युवाओं को, मैं दोनों ही ग्रुपों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मुझे मना तो दिया इन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष, मैं युवाओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और बड़ों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हमको अगर ये चित्र बदलने में प्रभावी अगर कारगर हमने प्रयास नहीं किए तो निश्चित रूप से आगे जाकर हमें कठिन दिन देखने पड़ेंगे। इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है इस दिशा में प्रयास करने के लिए। महासभा अपने प्रयास कर रही है, ऐसा एक ग्रुप भर के दूसरा ग्रुप भी पूरा भरते आ रहा है, इतने सीरियस हमारे और उस ग्रुप में यहाँ पे हमारे साथी मौजूद होंगे सीए कोई, तो उनके ग्रुप में से उस ग्रुप में यदि आप चल रहे सारे वार्तालाप को, संवाद को देखेंगे, उनके प्रोफेशनल के संवाद को देखेंगे तो हमारे माहेश्वरी में इतना टैलेंट है ये निश्चित रूप से नजर आता है। इन लोगों को, इस टैलेंट को सकारात्मक रूप से हम समाज के कामों में कैसे जोड़ सकते हैं ये हमारा प्रयास है। ये लोग अब आगे आने वाले प्रोफेशनल्स को मार्गदर्शन करेंगे। ये लोग जो प्रोफेशनल उसमें है और वो कहीं भटक गया है, कहीं जॉब के लिए बोलो या किसी चीज़ के लिए, उसको मार्गदर्शन करेंगे। सभी लोग अपने अपने प्रोफेशनल ग्रुप में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे सीए हो, सीएस हो, इनके सब के अलग। धन्यवाद। आपने हम सभी युवाओं का मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। महाराष्ट्र प्रदेश और मध्य प्रदेश सभा के साथ में आप कार्यक्रम को निर्धारित रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने आपके उद्बोधन के बाद ही कुछ बोलना था, इसलिए मैंने उसको उस समय जानकारी में जोड़ा नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था एक ऐसे युवा साथी का आपके उद्बोधन के माध्यम से पहले परिचय आए और उस परिचय में मैं और अपने युवा संगठन की ओर से परिचय ऐड करके आपको दूं, ये मैं मन से राजकुमार भाई साहब से इजाज़त ले चुका था। भाई गोविंद जी मंत्री के माध्यम से ABMYS आरोग्य के रूप में राष्ट्रीय युवा संगठन आगे बढ़ रहा है। अब वो गोविंद जी बहुत विशेष रूप से जानकारी दे सकते थे आप सबको, लेकिन क्योंकि आप लिख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ उनके अथक प्रयासों से 18 शहरों में बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के साथ में, टाई अप के साथ में युवा संगठन के बैनर तले हेल्थ चेकअप पैकेजेस और सर्जरी के पैकेजेस के माध्यम से समाज की सेवा के रूप में डिस्काउंटेड पैकेज सभी को उपलब्ध रहेंगे। भाई गोविंद जी के माध्यम से विशेष रूप से ABMYS आरोग्य के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से 24 आवर्स ये हम समाज को इस मीटिंग के माध्यम से समर्पित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है और भी भाई गोविंद जी के लिए शब्द बचाना चाहिए। इतना हम सभी के लिए और इस महाराष्ट्र की भूमि में इस ऐसे युवा साथी भाई गोविंद जी के लिए शानदार तालियां हो जाए। पूरे इंडिया में ये 2 लाख फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाली पूरी टीम यहाँ बैठी है और 5% कहने को तो बहुत छोटा है, लेकिन अमाउंट में वे कितने मिलियन पे, कितने बिलियन पे, कितने जीरो आएंगे ये हम अब भी नहीं लिख सकते। इतनी बड़ी फिनेंशियल ताकत आज यहाँ बैठी है और वी ऑल आर बेसिकली बॉर्न, पैदा होती ही है ना, मारवाड़ी माहेश्वरी बोले ना तो बिकॉम तो पैदा हुए होता है, घर में अपने अपने खून में होता है, लेकिन उसके साथ में चैलेंजेस के बारे में भी बताया गया है। ऐसे वहाँ पे क्या जो टाइम टेबल दिया उसमें मेरे लिए 10 ही मिनट थे तो मैं 9-10 मिनट में ही खत्म करूँ, लेकिन एक तो पॉइंट में मैं जस्ट टच करना चाहूँगा कि भाई इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या ताकत, यानी अभी किसी ने इनका नाम निकाला था, अमित शाह भी यहाँ पे थे, वो आने वाले थे प्रोग्राम में, वहाँ पे मैं भी था वहाँ पे, तो वहाँ पे जितनी फाइनेंशियल ताकत थी उससे बड़ी ताकत यहाँ पे, वहाँ पे 2,500 लोग थे। पूरे महाराष्ट्र में की सभी कोऑपरेटिव बैंकों के कुछ सम्मेलन था वहाँ पे, वहाँ से बड़ी फाइनेंशियल ताकत यहाँ पे बैठी है।
We do. चैलेंजेस सबको मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं है, AI आ रहा है, कंपटीशन आ रही है, फॉरेन कंपनी आ रही है, इट्स हैपन। चैलेंजेस तो हर पीरियड में आते हैं। अशोक भैया ने शुरू किया तो अलग चैलेंजेस है, हमने शुरू किया तो अलग चैलेंजेस है। आप अभी जो करें उसमें अलग चैलेंज है। जैसे आपके छोटे भाई बच्चे जब बिजनेस में आएंगे तो अलग चैलेंज। लेकिन इसके साथ में अगर हम लीगेसी, कंटिन्यूटी, सक्सेशन, whether it is in the organization, it is in the business, ये सक्सेशन फैमिली बिजनेस में अपने सक्सेशन जो भी बिजनेस अपन कर रहे हैं उसमें सक्सेशन या कंटिन्यूटी कैसा रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि चार भाइयों के विचार एक साथ जुड़ जाए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑलवेज देयर, वो होने ही चाहिए। और जब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहते हैं तब तक अच्छा फिल्टर सोल्यूशन नहीं मिलता। अदर्स जो भी वेदर इट इज इन डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है या कोई सीनियर प्रोफेशनल्स है, कंसल्टेंट है, ट्रेडिंग है, इंडस्ट्री है, इसको लगातार बढ़ाने में अपग्रेडेशन कैसे करें। और मेरा लड़का को नहीं आना तो लड़की आएंगी, लड़की नहीं आएंगी तो दामाद आएंगे, वो नहीं आए तो मैं प्रोफेशनल हायर करके, लेकिन जो ब्रांड, जो मेहनत, जो रेपुटेशन आपके फर्म ने कमाया, आपके दादाजी, पिताजी, काका जी या आप कमा रहे हैं, उसको कंटिन्यूटी हम कैसे रख सकते हैं। और ये कंटिन्यूटी रखने के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है जान सकूं। मित्रों, एक नासिक के बारे में एक बात निश्चित रूप से आप जानिए। मैं मेरे नासिक के जितने भी हमारे माहेश्वरी भाई है, प्रांजल है, उनकी पूरी टीम है और सब मेरे युवा संगठन के वहाँ पे नासिक के पूरे जी जान से लगे हुए हैं। राहुल है, पूरी टीम है, मणियार जी भी है। और मैं इन सब के तरफ से नासिक का एक होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मेरे सामाजिक जीवन की शुरुआत 1980 में मैं जब नासिक का युवा संगठन का अध्यक्ष बना राजकुमार जी, तब से हुई है। तो युवा संगठन मेरा भी बेस ही रहा है और तब से लेके आज तक आप सबके साथ में जुड़ा हूँ। आप सबके सहयोग से कुछ जिम्मेदारियां मैं महासभा में भी निभा सका, इसका एक संतोष है। मित्रों, नासिक के एक ऐसी भूमि है नासिक कि जहाँ के बारे में उसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती, महसूस की जा सकती। राम जी ने रावण के जो प्रवृत्तियाँ थी, जो दूषित प्रवृत्तियाँ थी, उसका नाश करने के लिए सबसे पहले पंचवटी से गमन किया। पंचवटी तक तो उनका दूसरा प्रवास था, लेकिन उसका निपात करने के लिए उनका पूरी मुहिम थी। और ऐसे ही दुष्प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने भी नासिक के ही कालाराम मंदिर से पूजा करके राम जी की शुरुआत की। आज यहाँ भाई आगे का युवक, आपसे जो छोटे भाई है या आपके आगे वाले बच्चे हैं, उनकी मानसिकता क्या रहेगी? क्या आप शादी करना चाहते हो? शादी करना चाहते हो तो क्या आप अरेंज मैरिज चाहते हो या प्रेम विवाह चाहते हो? तीसरा क्वेश्चन, आप अपने समाज में करना चाहते हो, किसी भी समाज में करना चाहते हो? चौथा क्वेश्चन, आप बच्चे पैदा करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? पांचवा क्वेश्चन, चाहते हो तो एक या दो या कितना करना चाहते हो? मतलब एक तरीके से आप जान लीजिए कि आने वाले युवाओं की मानसिकता किस तरह, किस कदर और किस दिशा में जा रही है। थोड़ा सा इस पे गंभीरता से आपके इस संगठन को विचार करना चाहिए। महासभा ने जैसा जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है महासभा के, प्रवीण जी आपको बताएंगे कि सारे के सारे युवाओं से केंद्रित है। कैसे हमारे युवा 100 युवा हमारे 2030 तक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाए, कैसे स्टार्टअप के प्रोग्राम में हम आगे जाए, कैसे बच्चों के पूर्वाध्यक्ष जो युवा संगठन के दोनों थे, उनको साथ में शरद जी के साथ लिया, महासभा में दोनों को लिया तो 3 युवा संगठन के अध्यक्ष साथ में काम कर रहे हैं। तो जैसा अशोक अंकल ने कहा, ये रियल में बहुत बड़े इश्यूज हैं। अगर हम अपने पॉइंट से बात करते हैं तो बढ़ती जनसंख्या या घटती जनसंख्या, ये एक पहले डिबेट हुआ करता था। हम जब स्कूल्स में थे तो ये डिबेट्स था, हमारे सारे स्कूलों के प्रोग्राम में आप लोगों ने भी शायद पार्टिसिपेट किए होंगे। तो वो एक कॉमन प्रणाली के अंदर होता था, बढ़ती जनसंख्या या घटती जनसंख्या।
बट इवेंचुअली हमने उस समय ये नहीं समझा, और क्योंकि हमारे वो कहीं नहीं इसके अंदर कि हमारे जो मधु अंकल ने भी शेयर किया कि हमारे बिजनेसेस जो है बच्चे जो है बाहर वर्क में जा रहे हैं। तो यही मेरी किसी एक बहुत अच्छे वक्ता से बात हो रही थी कि उनके साथ हमने भी ये बात करी, महासभा की भी ये रेगुलर बात है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ABMM इनोवेट एक तरीके का प्रोग्राम है। कोई ये ज़रूरी नहीं है, मधु अंकल ने बोला, यहाँ पे चांडक जी, सुनील जी वो भी लगे हुए इसी प्रोग्राम में। बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि समाज में इस तरीके के 5 नए प्रोग्राम आए, नए आयाम आए। बट उस वक्ता से बात हो रही थी तो उसने एक बहुत अच्छी बात समझाई जो मेरे को लगा कि आज आप लोग सब युवा हैं, आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। उसने बोला कि वर्ल्ड में 3 रेवोल्यूशंस आ चुके हैं। एक रेवोल्यूशन है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो उस टाइम था और राम मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस प्राण प्रतिष्ठा के डेट में हमारे समाज के गौरवशाली बलिदानी भाई शरद राम कोठारी अविनाश माहेश्वरी जी के प्राणों को न्यौछावर किया था। मैं उनको नमन करते हुए और आप सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार बहुत जोर से बोले जय श्री राम। निश्चित तौर पर यह आवाज़ अयोध्या तक पहुंची है और अयोध्या में हमारा शौर्य भवन जिसका भूमि पूजन हो चुका है। और अभी अशोक जी बता रहे थे कि मात्र 15 दिनों में 200 करोड़ से अधिक राशि का कमिटमेंट्स महासभा को प्राप्त हुआ। ये इस बात की परिणति है कि हमारे समाज में देने वालों की कमी नहीं है, सार्थक जगह और सार्थक हाथों से कोई कार्य हो। इसी रूप में महासभा एक NBFC कंपनी इंकॉर्पोरेट करने जा रही है, लगभग जिसका भी कैपिटलाइजेशन 200 करोड़ रुपए का होगा। अभी हाल ही में वृंदावन बैठक में इसका निर्णय लिया गया। एक चीज और आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा, वर्तमान सत्र के युवा संगठन की कार्यशैली से प्रभावित होकर और भाई शरद जी, प्रदीप जी की कार्यशैली को देखते हुए महासभा ने जो कि हर सत्र में हर वर्ष 25,000 रुपये का अनुदान राशि देती थी, उसकी जगह अब इस सत्र से ही सत्र के रूप में 2.5 लाख रुपए का सहयोग। ये एक बात का परिचय है कि वर्तमान टीम किस तरह से सक्रियता से काम कर रही है, अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करती है। निश्चित तौर पर हर पदाधिकारी ने अपने अंचल का और संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया है। आज ये बात बताने की किसी पदाधिकारी को जरूरत नहीं है कि आसाम में गुवाहाटी कहाँ है, सिलीगुड़ी कहाँ है, नेपाल में कौन कौन साथी कहाँ पर है, या चेन्नई में कौन से साथी का घर किस जगह पर है। हर देश के कोने कोने को मात्र 15 दिनों में छू पाए थे। तो ये बात मैं इसलिए इंगित कर रहा हूँ भाई प्रवीण जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि कहीं ना कहीं हम इससे आप समय समय पर युवा साथियों को जगाते रहें ताकि आप द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं में युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मुझे लगता है कि अगले 15 दिनों में इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मधुसूदन जी भी बता रहे थे कि इस तरह से महाराष्ट्र प्रदेश सभा और युवा संगठन के द्वारा कार्य योजनाएं की जा रही है। भाई विनीत जी कोई आगे की योजनाओं की व्यवस्था करने गए ऐसा लगता है। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र प्रदेश काफ़ी सक्रिय है और हर योजनाओं की क्रियान्वितियाँ बहुत अच्छे से की जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से कार्य महाराष्ट्र प्रदेश में हो रहा है युवा और सभा के आपसी समन्वय से, ये निश्चित तौर पर हम सबके लिए प्रेरणादायक है। और दूसरी बात जो मधुसूदन जी अभी मजाक में कह रहे थे, बात बिल्कुल हकीकत है कि महाराष्ट्र प्रदेश का कार्य बहुत तत्परता के साथ किया जाता है और बहुत निपुणता के साथ किया जाता है। फीस तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था उनका बताना, लेकिन हर कार्य को जो तरीके से किया जा रहा है वो एकदम सराहनीय कार्य है। इसके लिए भी मैं महाराष्ट्र प्रदेश सभा और युवा संगठन को बधाई देता हूँ।
नासिक की बात शरद जी कर रहे थे। नासिक तो ऐसी तपोभूमि है जहाँ श्री राम जी ने तपस्या की है, कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, और जहाँ पर माता सीता को रावण जी लेके गए थे, और रावण जी को लेके गए, और इसके पीछे पूरा जो एक उद्देश्य था कि भाई रावण और वैसी जिस गलत चीजें जो भी है उसका नाश करना था। विनीत जी आ गए हैं, आगे की योजना कुछ न कुछ बनाई है, तो इस बात से अपने को एक जरूर आज प्रेरणा लेनी चाहिए, कोई ना कोई हम प्रण लें कि भाई सकारात्मक पहल करते हुए आज समाज में जो ज्वलन समस्या बंग साहब ने उठाई, अशोक जी ने, घटती जनसंख्या, आप बताएंगे कि अपने बैठे हुए में से प्रवीण जी को छोड़कर किन किन के तीसरी संतान है? आपके तो ऑब्वियसली होनी है, क्योंकि उस जमाने में तो 7-8 तक तो नॉर्मल बात हुआ करती थी, क्यों है? लेकिन उनकी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी आज बिल्कुल जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। इस चीज पर हम मनन चिंतन करते हैं, मंथन भी करते हैं, लेकिन बात चूंकि आपके सामने करनी चाहिए और आपको आपके प्रदेशों में करनी चाहिए, जहां आज का 25 साल का 27 साल का युवा है, युवक और युवतियों की सामूहिक टॉक शो रखी जाए। पहले अशोक जी कई बार टॉक शो में आते थे, काफ़ी कपल्स को हम इकट्ठा करते थे, आप गुलाबरा भी पधारे हुए हैं, तो उनसे प्रभावित होकर मान लो आज 2-5-10% भी हमारे यूथ में या युवतियों में कोई उस चीज़ की सीख मिले। कारण क्या होता है इसके आप थोड़ा सा समझिए। मैं 2 चीज़ें जो मेरे को भी झकझोर करती है, बढ़ती उम्र में विवाह होना, घटती जनसंख्या, विवाह पश्चात और सगाई के पश्चात संबंधों का छूटना, ये 2-3 ऐसी समस्याएं हैं जिससे पूरा परिवार का बिखराव हो जाता है। आप समझिए कि पहले 18 साल में शादी विवाह हो जाता था, 19-20 साल में लड़का लड़की हो जाता था, वापस 42-43 साल की उम्र होती जब तक बेटे का विवाह हो जाता था, 60 साल में पोते का विवाह हो जाता था, 80 साल में हम पड़पोते का विवाह भी देख पाते थे। आज क्या हो गया है कि 28-29 साल में हमारा विवाह होता है, 33 साल तक बच्चे बच्ची होते हैं, हम 67-68 के होते हैं तब हम उनका विवाह करते हैं। तो पोते को देखना और पोते का विवाह बहुत दूर की बात हो गई। तो जो स्वर्ण सिद्धि पर चढ़ना जिसे हम कहते हैं मान लो, तो फिर कैसे आप और हम कर पाएंगे? ये बहुत विकराल समस्या होती जा रही है। मैंने महासभा के प्लेटफॉर्म से भी ये बात कही और जहाँ भी मैं जाता हूँ ये कहता हूँ कि हमें 21 साल की उम्र में विवाह करना चाहिए। ऐसी मन मानसिकता हमारे युवाओं में बनानी होगी। 1 दिन, 10 दिन, 10 महीने, 1 साल, 2 साल नहीं, लेकिन लगातार हम अगर हमारे मंचों से ये बात कहेंगे तो निश्चित तौर पर 1, 2, 4 साल में वो बात घर कर जाएगी कि नई विवाह की उम्र हमें वापस 21 साल, 18 साल, 22 साल में हो जाना चाहिए। कम से कम 21 साल में युवती और 23 साल के युवक का विवाह हो ही जाना चाहिए। और उसके पीछे हम लॉजिक दे रहे हैं, क्योंकि यह हेमंत जी बैठे हैं, आप कि हमारे समाज में आज भी ठेला चलाने वाला, चाय की दुकान लगाने वाला, मतलब ऐसे छोटे छोटे व्यापार और व्यवसाय में वो फंसा हुआ है या वो बिल्कुल बेरोजगार है। ऐसा ही परिवार है तो उसकी अलग बात है, लेकिन अगर हम उन्हें आत्मनिर्भर बना सके, उन्हें स्वावलंबी बना सके, तो इससे बढ़कर पुण्य का काम और हमारे पद पर आने से इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। भाई शरद जी, मैं मंच के माध्यम से आपको ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक ठोस कार्य योजना बनाइए, जिससे कि हम जरूरतमंद परिवारों को कैसे आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना सकें। और इसके लिए मान लीजिए अगर हमें कोई छोटा के बच्चों को लैपटॉप देके उनको ट्रेनिंग करवानी हो, आज जीएसटी की हम उनको रिटर्न भरना सिखाएं, टैली सिखाएं, अकाउंटिंग सिखाएं, तो भी 30-40 हज़ार रुपये महीने की कमाई कहीं नहीं गई है। ऐसा आपको लगता है कि मॉडल के रूप में कुछ जिले चिन्हित करके कहीं 2-2, 4-4 लैपटॉप देने और कुल मिला के मान लो 5-50 लैपटॉप हमें वितरित करने हो, तो इसके लिए मैं महासभा से भी प्रयास करा सकता हूँ और महासभा के अतिरिक्त अपने परिवार के फाउंडेशन के निजी तौर पर भी लैपटॉप अपने प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ ना कुछ ऐसा
कहिए ताकि वास्तव में कुछ परिवारों का उद्धार हो, क्योंकि मुझे ध्यान है कोरोना के वक्त मात्र 1500 रुपये राशि के लिए अशोक जी भाई साहब एक दिन में 4600 हमारे समाज की एंट्री आई। ये हमारे दिलो दिमाग को आज भी झकझोरती है। वो दिन याद करते ही रूह कांपती है कि हमारे समाज में हम 1 और 200 करोड़ के भवन NBFC की बात कर रहे हैं और एक और मात्र 2000 से कम राशि के लिए। भाई विजय जी यहाँ बैठे, हम लोग रात को रात भर 3-3, 4-4 बजे तक स्क्रूटनी करते थे। ये हैदराबाद बैठे रहते थे, मैं गुलाबपुरा था, प्रवीण जी बॉम्बे थे। हम लोग कोऑर्डिनेट करते थे कि कैसे इसको कंपाइल करें, कैसे उन्हें मदद दिलाएं। मदद तो एक इंसिडेंटली था, लेकिन 1500 रुपये की हेल्प के लिए 4600 एंट्री आना, ये हमारे समाज की सही स्थिति को परिचायक नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश में 783 परिवारों को हेल्प गई, विदर्भ में अलग गई, राजस्थान में एक चीज़ स्क्रूटनाइज है। उस सीट को आप युवा संगठन के माध्यम से, महासभा के माध्यम से चेक करिए कि किन किन परिवारों में क्या क्या जरूरत है। एजुकेशन में अपलिफ्टमेंट करना है, एम्प्लॉयमेंट। अभी आदरणीय सर जी साहब ने कहा था कि आप आपके मुखारबिन से बात कह देना कि भाई महाराष्ट्र प्रदेश ये शपथ लेवे कि भाई ये जो परिवार को बढ़ाने की जो बात चल रही संख्या की, महाराष्ट्र प्रदेश शपथ लेवे और आगे वाली मीटिंग में दूसरे प्रदेश भी करवाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। ये जो सेतु निर्माण का जो काम है महाराष्ट्र से ही चालू करें तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। परिवार का विनीत जी ने बहुत स्वीकृति भी दी है। आप बताइए आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 हैं। कुछ आरोप अध्यक्ष पे लगते रहते भैया ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, ये आपसे महाराष्ट्र की धरती हैं। अध्यक्ष अपने साथ में कुछ आरोप हमेशा रखते हैं, ये मेरे साथ लेने चाहिए। एक बार पुनः सबका ध्यान चाहूंगा। आदरणीय विनीत जी ने इसकी मौन स्वीकृति दे दी है इनको। वैसे पीयूष जी से भी ले लो। आप भी है प्रतीक भैया, आपकी भी मौन स्वीकृति मान लेकर तीसरे। हाँ बिल्कुल पक्का। फिर कथनी और करनी में अंतर होने नहीं चाहिए ना। भाई साहब एक सुझाव आया है जी, अगर सबसे राष्ट्रीय अधिकारी की आज्ञा कर दो 3 बच्चों की। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। पर उसमें लफड़ा ये है, शादी लेट हो रही है, 40 उम्र निकल जाएगी। लग जाएगी। ये बात भी ठीक है, तो शादी तो समय से हो जाएगी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज अभी जो आदरणीय मंचासी अतिथि लोग हैं, आप सभी, क्योंकि बार बार विनीत जी ने जो बात शुरू की है राम भगवान के और उनके परिवार के, उनके भाइयों को साथ में लेकर के, कि किस प्रकार राम के चरित्र को हम हमारे अपने आप में चरितार्थ करके हम जीवन में सफल हो सकते हैं, उसी प्रकार इस मंच से भी हम एक सीख ले सकते हैं। और मंच से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि भविष्य में भी आप जामुन की भूमिका में रहें और हम लोग सभी अंगद की भूमिका में रहें, क्योंकि जामुन का अनुभव और अंगद की शक्ति अगर मिल जाए तो एक लंका तो क्या हम कितनी लंका जी सकते हैं। तो बात सुनते रामायण की चल रही है, तो मैंने भी रामायण की कोई एक बात यहाँ पर कहना चाहा। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी अतिथि लोग यहाँ, सम्मानित अतिथि यहाँ पधारे हैं, आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ पूरे युवा संगठन की ओर से। और भविष्य में भी आपका हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भाई साहब, महासभा के सहयोग से आप सब सहायता दे ही रहे हैं। प्रवीण भैया, राजकुमार भैया, आप सब बागड़ मेडिकल के माध्यम से महासभा मदद कर रही है, लेकिन वो सिर्फ 5% परिवारों की कर रही है। 95% परिवार ट्रीटमेंट ऑयल में भाई साहब हम सब एक बार समय पे